चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कर्नाटक में जो प्रीवियस सीएचओ का पेपर हुआ था वो। तो जिनका भी अब अपकमिंग टाइम में सीएचओ का पेपर होने वाला है उसका सिलेबस ऑलरेडी आपके पास है, ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पुराना पेपर बहुत ही मुश्किल से मिला है, तो यहाँ पर हाफ पेपर ओनली सॉल्व किया गया है। तो सभी क्वेश्चन के रेशनल बताए गए हैं जिससे आपका अपकमिंग टाइम में एग्ज़ाम होता है तो उसमें आपके लिए हेल्पफुल रहे, क्योंकि कर्नाटक में अब जो सीएचओ का पेपर होना है उसके लिए आपका रिटन टेस्ट के अलावा स्किल टेस्ट भी हो सकता है, तो उसके भी मार्क्स आपके ऐड किए जाएंगे। और जिन भी लोगों ने निमांस का फॉर्म फिलअप किया हुआ था तो उसकी एग्ज़ाम डेट आ गई है, आपके एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड हो जाएंगे। बट उनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है तो वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पर कर्नाटक सीएचओ का जो पेपर हम देखने वाले हैं, तो यहाँ से आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि आपका पेपर है जो किस टाइप से आ सकता है, क्योंकि बहुत ही जो प्रीवियस पेपर हुए हैं उसके अकॉर्डिंग कर्नाटक सीएचओ के जो प्रीवियस पेपर रहे हैं, स्पेशली साउथ इंडिया के जो प्रीवियस पेपर रहे हैं, फिर एग्ज़ाम आपके होते हैं, तो एज़ कम्पेयर टू जो बिहार, राजस्थान या फिर एमपी, यूपी में पेपर होते हैं उसके कंपेयर में थोड़ा सा टफ पेपर आता है। मैं ये आपके लिए अपने जो भी मेरे फ्रेंड्स यहाँ के साउथ रीजन के फ्रेंड्स एग्ज़ाम देते हैं तो उनके थ्रू भी इसी टाइप से पता चलता है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे पेपर सॉल्व करवाने वाली हूँ। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें, और जो भी लोग नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें। जिनका भी अभी इसी मंथ अक्टूबर में एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए क्वेश्चन हेल्पफुल तो है ही, साथ ही साथ जिनका अपकमिंग टाइम में चाहे यूपी स्टाफ नर्स, एमपी, जीएमसी अलग अलग जगह के लिए जो पेपर होते हैं तो सभी में क्वेश्चन हेल्पफुल रहेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइस इंसर्शन। तो आईयूडी इंसर्ट की जाती है तो उसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या रहेगा? ऑप्शन में है ब्लीडिंग, पेन, पेल्विक पेन या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है इंट्रायूट्राइन डिवाइस का, फर्स्ट होता है ब्लीडिंग और सेकंड यदि पूछा जाता है तो वो होगा पेन। तो यहाँ पे आपको दोनों याद रखना है। यदि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है तो वो क्या है, आईयूडी इंसर्ट करने का ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, एंड देन आफ्टर आएगा आपका पेन। बट यदि मोस्ट कॉमन फर्स्ट क्या होगा, ब्लीडिंग। यदि ऑप्शन में ब्लीडिंग नहीं है तब आप पेन के लिए मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, और आईयूडी की अलग अलग क्लास की फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड जनरेशन जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो वो आप एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि हार्मोनल, नॉन हार्मोनल उनमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कई बार आपको फैमिली प्लानिंग और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पर वीडियोस अपलोड किए गए हैं चैनल पर, आप उनको एक बार ज़रूर विजिट करें जिससे आपका जो फैमिली प्लानिंग टॉपिक है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि आपका जो सिलेबस रखा गया है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन नेचुरल गैस कॉसिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट। यहाँ पर आपको क्वेश्चन समझना होगा, नॉन नेचुरल गैस जो कि नेचुरल नहीं है कंपेयर टू ये किसी फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से बन के बाहर निकलेगी। तो ऑप्शन में है कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन या फिर सीएफसी, जिसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो जो नेचुरल गैस है, सॉरी जो नॉन नेचुरल गैस है, कौन सी? नॉन नेचुरल। यदि नेचुरल होता तब होती CO2, ओजोन, मीथेन, बट यहाँ पर नॉन नेचुरल कहा है तो वो क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, डी, CFC। जब बात CFC की जा रही है तो इसका एक क्वेश्चन और एग्जाम में आता है कि जो बड़े बड़े स्टोरेज होते हैं, स्पेशली कोल्ड स्टोरेज होते हैं, वहाँ पर कौन सी गैस यूज़ की जाती है ठंडा बनाने के लिए? तो वो है CFC गैस और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि एक नॉन नेचुरल गैस है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए और ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। नेक्स्ट इज एब्सिटोसिस। तो एब्सिटोसिस लंग्स में होने वाली प्रॉब्लम है, तो किस टाइप की प्रॉब्लम है? ऑप्शन में है एन एयरबॉर्न डिसीज, एन ऑक्यूपेशनल डिसीज, या फूड बॉर्न इलनेस या फिर वाटर बॉर्न डिसीज। तो एब्सिटोसिस में क्या होगा, आपके लंग्स इफेक्ट होंगे, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होगी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी। तो क्या है, ऑक्यूपेशनल डिसीज़ है। जो भी लोग इस जगह के कारखानों में काम करते हैं उनके लिए होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। बैगोसिस, एब्सिटोसिस, अलग अलग टाइप की जितनी भी ऑक्यूपेशनल डिसीज़ हैं
जो आप जिस वर्क एरिया में काम करते हैं, जहाँ पर आप जॉब करते हैं, वहाँ से डिसीज़ आपको होंगी तो क्या कहलाती है? ऑक्यूपेशनल डिसीज़। और एब्स्टोसिस क्या है? एक ऑक्यूपेशनल डिसीज़ है। नेक्स्ट इज आशा इज रिक्रूटेड अंडर, तो जो एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट हैं, आशा का फुल फॉर्म क्या है? एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट हैं, जो किसके अंडर में रिक्रूटमेंट इनकी की जाएगी? ऑप्शन में ICDS, NRHM, NUHM नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, या फिर विलेज हेल्थ गाइड स्कीम। तो जो ICDS है, NRHM, NUHM या फिर विलेज हेल्थ गाइड स्कीम, किसके तहत आशा वर्कर को रिक्रूट किया जाता है? तो आशा वर्कर की रिक्रूटमेंट होती है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत, NRHM के तहत। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 में, 2005 में। और जो ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 1975 में आया था। और जो ICDS स्कीम के तहत आंगनवाड़ी वर्कर को रिक्रूट किया जाता है, आशा वर्कर को NRHM के तहत है जो रिक्रूट किया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर भी क्या होगा? बी। नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ विच एम्फेसाइज दैट हेल्थ इज अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी इन अ साउंड फैमिली इन्वायरमेंट। तो एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कहा गया है कि हेल्थ क्या है? साउंड माइंड में, साउंड बॉडी में और साउंड फैमिली में, साउंड एनवायरनमेंट रहेगा तो ये क्या है? हेल्थ है, हेल्दी है, आप स्वस्थ है। तो ये किस टाइप का कॉन्सेप्ट है? ऑप्शन में इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, फिजिकल कॉन्सेप्ट या फिर हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट। तो जब इस तरीके से आपको कहा जाता है साउंड स्वस्थ मस्तिष्क में, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, हिंदी में यदि इसकी बात की जाती है तो यहाँ पर सेम थिंग है कि साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी इन अ साउंड फैमिली इन अ साउंड एनवायरनमेंट, एक चेन टाइप से हो जाएगी। तो ये किसका कॉन्सेप्ट है? तो ये हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर जो अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं वो भी आपको क्लियर किए जाएंगे। बट यहाँ पे आपको बता दें कि अकॉर्डिंग टू हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट अलग अलग साइंटिस्ट थे, फिलोसफर थे, जिन्होंने अपनी चीज़ों को सामने रखा। बट जो यहाँ पर कहा गया है कि साउंड माइंड में, साउंड बॉडी में, साउंड फैमिली इन्वायरमेंट रहेगा, तो क्या हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट। और जो अदर कॉन्सेप्ट हैं वो भी यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में क्या होगा कि हेल्थ इज़ अ हार्मोनियम इक्विलिब्रियम बिटवीन मैन एंड एनवायरनमेंट। तो इकोलॉजिकल में इंसान और जो वातावरण है, एनवायरनमेंट, और दोनों के बीच में क्या बना रहना? सामंजस्य बना रहना। फिजिकल में हेल्थ इज द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, फिजिकल का मतलब आपकी बॉडी से है। साइकोलॉजिकल मतलब है आपकी मेंटल इलनेस से। तो यहाँ पर साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या है? हेल्थ एज अ एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस। तो जो हमने हेल्थ की डेफिनेशन पढ़ी उसी में चारों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, बट फिर भी आपको बताना ज़रूरी था। तो यदि इकोलॉजिकल पूछते हैं तो मैन और एनवायरनमेंट के बीच का जो सामंजस्य है वो फिजिकल में आपकी बॉडी से रिलेट करता है, साइकोलॉजिकल में मेंटल इलनेस से आप फ्री हैं। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो प्राइमरी हेल्थ केयर जो अल्मा अटा डिक्लेरेशन ने 1978 में रिलीज किया था, उसके अकॉर्डिंग प्राइमरी हेल्थ केयर के सभी प्रिंसिपल हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कवरेज एंड एक्सेसिबिलिटी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन या फिर अप्रोप्रिएट एंड कंटिन्यूटी। तो जो प्रिंसिपल हैं, टोटल 8 प्रिंसिपल हैं, 4 प्रिंसिपल हैं, 8 कंपोनेंट हैं। तो 4 प्रिंसिपल हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के, उनमें से कौन सा नहीं है? तो वो है अप्रोप्रिएट एंड कंटिन्यूटी। यहाँ पर ये देखिए एलिमेंट प्रिंसिपल कब दिया गया है? प्राइमरी हेल्थ केयर। तो जो प्राइमरी हेल्थ केयर है इसके अकॉर्डिंग 8 एलिमेंट्स होते हैं इसके। तो क्या हैं? एजुकेशन, वाटर एंड सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, इम्यूनाइजेशन, प्रिवेंशन ऑफ एंडेमिक डिसीज, ट्रीटमेंट एंड ड्रग्स अवेलेबिलिटी। तो ये क्या होगा? सभी 8 एलिमेंट्स हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के। अब आता है कि कब दिया गया? तो प्राइमरी हेल्थ केयर 1978 में अल्मा अटा डिक्लेरेशन के तहत इसको लाया गया था, और इसी में एक गोल को भी अचीव किया गया था, हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000, या फिर हेल्थ बाय पीपल प्लेसिंग हेल्थ इन पीपल्स हैंड। तो ये चीज़ें कब लाई गई थी? 1978 में। इसके प्रिंसिपल की बात की जाए तो 4 प्रिंसिपल होते हैं। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन,
इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन या फिर एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। तो ये 4 प्रिंसिपल होते हैं और 8 कंपोनेंट होते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के। अल्मा आटा डिक्लेरेशन ने 1978 में इसको अप्रूव किया था। नेक्स्ट इज इन द इंटरनेटल टाइम पीरियड ऑल ऑफ और इंक्लूड इन द 5 CS ऑफ डिलीवरी एक्सेप्ट। तो इंटरनेटल पीरियड का मतलब है जब बेबी डिलीवर हो रहा हो उस टाइम पर, तो सभी 5C हैं जो अम्बिलिकल कॉर्ड के लिए यूज़ किए जाते हैं, सही है किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में क्लीन कॉर्ड स्टम्प, क्लीन द सरफेस, क्लीन द हैंडल या फिर क्लीन द हॉस्पिटल। तो जो 5C रहेंगे उसमें क्या होगा, स्टम्प को क्लीन करना, कॉर्ड के सरफेस क्लीन करना, हैंडल क्लीन करना, बट फुल हॉस्पिटल को आप अकेले क्लीन नहीं कर सकते हैं। तो या फिर क्लीनिंग अम्बिलिकल कॉर्ड के लिए जिस रूम में डिलीवरी हो रही है वहाँ पर ज़रूरी है ना, एज़ कम्पेयर टू हॉस्पिटल के। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी, क्लीन द हॉस्पिटल। 5C में क्या क्या इंक्लूड होते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग में, क्लीन द सरफेस, क्लीन हैंड, क्लीन कॉर्ड टाई एंड क्लीन द कॉर्ड स्टम्प। तो क्या है 5C हैं किसके लिए, इंटरनेटल केयर या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग के लिए। नेक्स्ट इज द पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट HIV इज नोन एज। तो ऐसा टाइम पीरियड जब आपकी बॉडी में इन्फेक्शन एंटर हुआ हो और उसकी एंटीबॉडी को HIV के अगेंस्ट डिटेक्ट कर लिया जाए तो क्या कहलाएगा। ऑप्शन में एक्यूट इन्फेक्शन, एक्टिव HIV, क्रॉनिक इन्फेक्शन या फिर विंडो पीरियड। तो जब कोई भी ससेप्टेबल पर्सन है, इन्फेक्शन होता है, उस इन्फेक्शन के बाद यदि जो एंटीबॉडी डिटेक्ट की जाती हैं बॉडी में, तो एंटीबॉडी यदि HIV की है तो टाइम पीरियड क्या कहलाएगा, तो वो टाइम पीरियड कहलाता है विंडो पीरियड। मतलब कि जब इन्फेक्शन एंटर होने से लेके जब आपकी बॉडी में क्या हो रहे हैं, एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट हो जाते हैं टेस्ट के थ्रू HIV के अगेंस्ट, तो वो क्या है, विंडो पीरियड। और जब इन्फेक्शन एंटर होने से लेके बॉडी आपकी फर्स्ट साइन सिम्टम्स शो करती है तब वो पीरियड कहलाता है इंक्यूबेशन पीरियड। दोनों टर्म डिफरेंट हैं कि बिटवीन द टाइम पीरियड बिटवीन द इन्फेक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट द HIV, ये हो गया विंडो पीरियड। बट जब आपकी बॉडी में इन्फेक्शियस एजेंट एंटर करता है उसके बाद जो फर्स्ट साइन सिम्टम्स शो करता है वो क्या कहलाता है, इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ पर। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अकॉर्डिंग कितने इन्फेंट्स की डेथ पर इसको माना जाता है। ऑप्शन में 1000 टोटल बर्थ, 1000 लाइव बर्थ, 1000 प्रेगनेंसी या फिर 1000 डेथ ऑफ बेबी इन 2 ईयर। तो जो यहाँ पर बात की गई है कि नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ पर, नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ पर द लाइव बर्थ, आंसर होगा आपका बी। यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है कि नंबर ऑफ डेथ टू चिल्ड्रन बिलो 1 ईयर और ओल्ड, नंबर ऑफ लाइव बर्थ इंटू 1000। तो ये क्या है, फॉर्मूला है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को चेक करने का। नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड सोसाइडल टेंडेंसीज एसोसिएटेड विथ। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि सोसाइडल टेंडेंसी है जो कब बढ़ जाएगी, ज़्यादा चांसेस रहेंगे सुसाइड करने के। ऑप्शन में लो लेवल ऑफ सीरोटोनिन, हाई लेवल ऑफ सीरोटोनिन, लो लेवल ऑफ एसिटाइल कोलिन या फिर हाई लेवल ऑफ डोपामाइन। तो इंक्रीज सुसाइडल टेंडेंसी, तो सबसे ज़्यादा सुसाइड डिप्रेशन वाले पेशेंट करते हैं। तो सुसाइडल टेंडेंसी कब बढ़ेगी, जब सीरोटोनिन का लेवल क्या होगा, कम होगा, जो कि एक मेन रीज़न है किसके लिए, डिप्रेशन के लिए। तो यहाँ पर सुसाइडल टेंडेंसी किसके लिए होगी, लो लेवल ऑफ सेरोटोनिन के। जब लेवल कम होता है सेरोटोनिन का तो डिप्रेशन, यदि ज़्यादा होता है तब एंजाइटी। सबसे ज़्यादा जो सुसाइडल केस होते हैं भारत में वो डिप्रेशन के कारण ही होते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ए, लो लेवल ऑफ सेरोटोनिन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस प्रोसीजर। यदि किसी पर्सन का हीमोडायलिसिस किया जाता है तो कौन सी मेडिसिन उसको दी जाएगी जिससे ब्लड क्लॉट को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑप्शन में प्रोटामाइन सल्फेट, हेपेरिन, क्वामिडिन जिसको हम वारफरिन भी कह सकते हैं, एंड एस्प्रिन। तो जो हीमोडायलिसिस प्रोसीजर यदि होना है तो जो पाइप रहेगा या फिर
जो हीमोडायलिसिस प्रोसीजर में यूज़ होने वाली ट्यूब्स हैं, तो ब्लड क्लॉट यदि हमें प्रिवेंट करना है तो उसमें क्या दिया जाएगा, साथ में दे दिया जाएगा हेपेरिन, जो कि एक एंटी कोआगुलेंट है जो ब्लड का थक्का बनाने से रोकेगी, क्लॉट फॉर्मेशन से रोकेगी। नेक्स्ट इज बर्गर्स डिसीज इज ऑल्सो नोन एज, किस डिसीज़ को बर्गर डिसीज़ के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में डीवीटी, डीप वेन थ्राम्बोसिस, थ्राम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस, रेनॉल्ड्स डिसीज़ या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो बर्गर डिसीज़ में क्या होगा कि प्रॉपर जो टिश्यू है, सेल्स हैं, वहाँ पर ना तो ऑक्सीजन की सप्लाई होगी एंड ना ही न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई होगी, ना ही ब्लड की प्रॉपर फ्लो हो पाएगा। तो इसीलिए इस डिसीज़ को क्या कहा जाता है? बर्गर डिसीज़। इसका दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस। यहाँ पर ये देखिए नॉर्मली इस तरीके से होगा, बट यदि थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस की कंडीशन होती है तो ऐसे केस में और बर्गर डिसीज़ में जो ब्लड वेसल्स में क्या होगी? स्वेलिंग होगी। इसके कारण इसमें क्या होगी? कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, ना तो प्रॉपर ब्लड का फ्लो हो पाएगा, ना ही ऑक्सीजन का फ्लो हो पाएगा। नेक्स्ट इज अ काइंड ऑफ प्ले विच कैन बी ऑब्जर्व्ड इन इन्फेंट। तो जो इन्फेंट होते हैं वो किस टाइप के खेल हैं जो खेलेंगे? ऑप्शन में एसोसिएटिव प्ले, पैरेलल प्ले, ऑन लुकर प्ले या फिर अनऑक्यूपाइड प्ले। तो जो इन्फेंट होते हैं जनरली लेस देन 1 ईयर एज के बच्चे, तो वो किस टाइप का खेल खेलते हैं? वो खेलते हैं अनऑक्यूपाइड प्ले। यहाँ पर स्टेज दी हुई है प्ले की। अनऑक्यूपाइड प्ले जो कि 0 to 3 मंथ या फिर हम ये कह सकते हैं इन्फेंट्स में। सॉलिटरी प्ले में क्या होगा? 0 to 2 ईयर तक में, जिसमें बच्चे दूसरी कुछ एक्टिविटीज़ के साथ खेलना चाहेंगे। ऑन लुकर बिहेवियर और ऑन लुकर प्ले जिनकी एज 2 साल से ज़्यादा है या फिर 2 साल है, वो बच्चे खेल खेलेंगे, वो खुद से खेलेंगे बट किसी दूसरे के साथ नहीं उन चीज़ों को शेयर करेंगे। पैरेलल में क्या होगा कि अलोंग साइड और नियर टू अदर, मतलब दूसरों के साथ खेलेंगे लेकिन अपनी चीज़ों को बिना शेयर किए हुए, तो क्या है? पैरेलल। फिर आता है एसोसिएट प्ले जो कि 3 से 4 साल की एज के बच्चे खेलेंगे। कोऑपरेटिव में 4+ ईयर के बच्चे हैं जो कोऑपरेटिव प्ले में आएंगे। तो स्टेज हैं प्ले की एग्जाम में आती हैं। सॉलिटरी प्ले इन्फेंट्स में रहेगा, स्पेक्युलर और ऑन लुकर बिहेवियर मोर देन 2 ईयर के बच्चों में टोडलर में रहेगा। फिर आता है पैरेलल, तो पैरेलल भी टोडलर में रहेगा। एसोसिएट प्ले प्री स्कूलर में आ जाएगा। कोऑपरेटिव प्ले भी प्री स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस की कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट इज सफलिंग गेट इज ऑब्जर्व्ड इन। यदि गेट सफल है, हिले डुले से आप वॉक करते हैं, तो ये किसका साइन है? ऑप्शन में जुवेनाइल आर्थराइटिस, मल्टीपल माइलोमा, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज या फिर पार्किंसनिज्म। तो सफलिंग गेट है, सभी को पता है, किसमें देखने को मिलेगा? पार्किंसन में। यहाँ पर ये देखिए स्टिफ स्टफिंग गेट, यहाँ पर जो इमेज दिख रही है इसमें आप इजीली समझ सकते हैं। एक्सप्रेशन भी ड्रूलिंग टाइप से रहेंगे, झुके हुए रहेंगे, बेंट पोस्चर होगा, ट्रिमर रहेगा हाथों में, और साथ ही साथ आपका जो खड़े होने का तरीका है या तो स्टिफनेस आएगी या फिर आपको सफलिंग होगी, कांपेंगे आप। तो वो क्या है? सफलिंग गेट, जो कि किस में देखने को मिलता है? पार्किंसनिज्म में। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया इज। ल्यूकेमिया का ट्रीटमेंट क्या है? ऑप्शन में रेडिएशन थेरेपी, अर्गोट थेरेपी, सर्जरी या फिर कीमोथेरेपी। तो तुरंत डायरेक्ट तो सर्जरी नहीं की जाएगी, तो यहाँ पर ल्यूकेमिया जो ब्लड कैंसर है इसके ट्रीटमेंट में क्या किया जाएगा? कीमोथेरेपी है जो की जा सकती है। नेक्स्ट इज आ सेब्रोइक क्रस्टिंग ओवर द स्कैल्प ऑफ अ न्यूबॉर्न इज नोन एज। तो न्यूबॉर्न बेबीज़ में आपने देखा होगा उनके हेड पर बहुत ही वाइट कलर से कुछ लेयर रहती है, या फिर सिब्रो क्रस्टिंग जिसको हम कहते हैं वाइट कलर से ब्राउन कलर से, तो क्या कहलाएगा? ऑप्शन है क्रेडल कैप, ग्रेन्यूलोमा, मंगोलियन स्पॉट या फिर साल्मन पैचेस। तो यदि सिब्रोक डर्मेटाइटिस है या फिर सिब्रोक क्रस्टिंग है, बेबी की स्किन स्पेशली हेड में होगी, हैंड में, शोल्डर और फेस में हो सकती है, बट ये क्या है? तो ये क्रेडल कैप, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रेडल कैप। आपने इस तरीके से बच्चों में देखा होगा, जब भी उनका मुंडन होता है उस टाइम पे आप इस तरीके से बहुत क्लियरली देख सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? क्रेडल कैप। नेक्स्ट इज द फर्स्ट लाइन मेडिकेशन फॉर पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। तो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करने के लिए फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सी है? ऑप्शन में कैप्रोमाइसिन, पायरिडॉक्सिन, रिफाम्पिसिन या फिर इथेनामाइड।
तो जो यहाँ पर फर्स्ट लाइन रख पूछी है तो वो क्या है, रिफाम्सिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, सी। तो आंसर क्या होगा आपका, सी, रिफाम्सिन। नेक्स्ट इज अ वुमेन इन लेबर इज नोन एज। तो यदि कोई महिला है, कोई वुमेन है जिसका लेबर पेन स्टार्ट हो गए हैं तो उसके लिए क्या कहा जाएगा। ऑप्शन में है ग्रेविडा, पार्स्ट्रेंट, पैरा या फिर परपीरियल। तो इस टाइप की वुमेन है क्या कहलाएंगी, कहलाएंगी पार्स्ट्रेंट, जो फर्स्ट टाइम क्या है, लेबर है और बेबी को जन्म देने वाली हैं। तो आज के क्वेश्चन इतने ही। जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा इसका वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, गुड नाइट।